सरकारी स्कूल के देश के पहले मीडिया नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोशनी और आप देख रहे हैं EFS स्कूल की चटपटी खबरें एपिसोड 2, जहां हम बात करेंगे पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में स्थित 53 EFS स्कूलों के बारे में। तो चलिए रुक करते हैं स्कूल अपडेट्स का और जानते हैं क्या खास रहा इस महीने इन स्कूलों में। मुझे बहुत सुखद आश्चर्य हुआ। यहाँ कोई दंगल भेदभाव नहीं, सभी राजनीतिक दलों की समाज के अलग अलग वर्गों से मैं ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ। अक्सर राजनीति में लोग इतने चंचल हो जाते हैं कि दूसरे को मंच शेयर करना सहन नहीं होता, लेकिन भाव आप अद्भुत हो। आपने बालाघाट जिले के जितने ऐसी हस्तियां थी जिनका अलग अलग योगदान था, उन सबको सम्मानित करने का काम किया है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। ये होना चाहिए। अभी हमने जाना EFS स्कूल में चल रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में। तो चलिए अब बढ़ते हैं चटपटी कहानियों की तरफ। कहानियाँ जो हमने दादी नानी से सुनी हो, होमवर्क ना करने पर अपने टीचर्स को सुनाई हो, खेल खेल में अपने दोस्तों को सुनाई हो। ऐसे ही कुछ कहानियाँ लेकर आ रहे हैं हमारे EFS स्कूल के बच्चे। उनके बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी तथा जूता दूर तो नहीं जाते थे, किंतु वह सफ़ेद बालों से उनका चेहरा जगमग रहता था। वह कपड़े कम पहनते थे और बस एक लंगोटी और तभी बंसियों वाली एक कनपटी टोपी। ठंड आने पर वह काली कमड़ी ओढ़ लिया करते थे। वह गले में एक तुलसी की माला डाले रहते। कभी बालों में मगर व्यस्त तो नहीं थे, किंतु वह साधु भी नहीं थे। जीवन से संबंधित सारी शिक्षा आश्रम में सिखाई जाती थी। वहाँ के छात्र सभी खुश थे क्योंकि उनकी शिक्षा खत्म होने के बाद वो सब अपने घर के प्रस्थान करने वाले थे। गुरुजी उन सभी को आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि आज आप लोगों का अंतिम दिन है, मैं आप लोगों की एक बाधा दौड़ कराना चाहता हूँ। इसलिए सभी से हाँ कहते हैं और गुरुजी उन सभी को आने वाली दुविधाओं के बारे में बताते हैं और वो सब दौड़ के लिए चले जाते हैं। रास्ते में सबसे पहले उनके लिए गड्ढे होते हैं, फिर उसके बाद में पानी और सबसे आखिरी में घनघोर अंधेरे वाली सुरंग।
उस सुरंग में नोकीले पत्थर होते हैं, जिसके कारण कुछ लोग आगे हो जाते हैं, कुछ लोग पीछे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन नोकीले पत्थरों को उठाकर अपने जेब में रखते हैं ताकि पीछे आने वालों को कोई कष्ट ना हो। एक बार की बात है, एक गांव में झूरी नामक व्यक्ति रहता था। उसके पास 2 बैल हुआ करते थे, जिनमें एक का नाम था हीरा, एक का नाम था मोती। वो दोनों बहुत प्रेम से रहा करते थे, प्रेम से रहते, प्रेम से खाते, प्रेम से उठते, साथ ही में प्रेम से खेत में हल जोता करते। उनका मालिक भी उनको बहुत अच्छे से रखा करता था। इससे उनको उनके मालिक से कोई भी निराशा नहीं थी। एक आदमी था, उसका फर्नीचर बनाने का काम था। वह उसका एक बेटा भी था। वह आदमी जितना ही अपने काम से प्यार करता था, उसका बेटा उतना ही अपने काम से जी चुराता था। वो आदमी चाहता था कि मेरा बेटा वक्त रहते कुछ सीख जाए, कुछ मतलब कमाए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाए। तो उसके पिता ने एक बार उसको एक घड़ी दी और बोला कि जा और बाज़ार में इस घड़ी की कीमत पूछ के आ। तो वो बाज़ार में गया, उसको अलग अलग जगहों पर गया और उसको कहीं घड़ी की कीमत 300 बताई, कहीं 400 बताई, तो कहीं 450 रुपये कीमत बताई। तो घर आए, उसके पिता को उसने बताया। फिर अगले दिन उसके पिता ने उसको घड़ी दी और बोला कि इस घड़ी की कीमत पूछ के आ। एक बुरे व्यक्ति के अंदर भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। यह बात मैं कर रहा हूँ एक रेड ट्रेप पेडलर नामक व्यक्ति, जो कि एक चूहेदानियाँ बनाकर अपना गुजारा करता था। वह उसके कई बार वह छोटी मोटी चोरियाँ भी कर लिया करता था, परंतु वह एक चोर था और वह एक सड़क किनारे ही कई बार सो जाया करता था और उसका कोई परिवार और घर बार नहीं था। गुरु का प्रकाश, गुरु की वाणी, गुरु की छाया, गुरु की सीख एवं गुरु का सार एक शिष्य के जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक पौधे के लिए धूप, छाया और पानी। एक शिक्षक अपने शिष्य के जीवन की सबसे पहली सीढ़ी एवं प्रेरणा होता है। तो चलिए मिलवाते हैं आपको ऐसे ही कुछ अनुभवी शिक्षकों से टीचर्स ऑफ द डे में। पहला सवाल आपसे ये है कि प्रिंसिपल की जिम्मेदारी क्या होती है? व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ Being the head of the institution, principal has got a lot of responsibilities. क्या आप हिंदी में सुनना चाहेंगे कि इंग्लिश में सुनना चाहेंगे? जैसा मैंने बताया कि प्राचार्य संस्था का मुखिया होता है, किसी संस्था के मुखिया का बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। संस्था की सारी गतिविधियाँ, विशेषकर अध्यापन की गतिविधियाँ सुव्यवस्थित रूप से संचालित हों, अन्य गतिविधियाँ सुव्यवस्थित रूप से संचालित हों, कक्षाएं नियमित लगें, कक्षाओं में नियमित रूप से छात्र उपस्थित हों, छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। इस हेतु शासन द्वारा समय समय पर जो निर्देश प्राप्त होते हैं, उन निर्देशों का क्रियान्वयन कराने की मुख्य जिम्मेदारी प्राचार्य की होती है। मेरा अनुभव बच्चों के साथ तो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि हर वर्ष नए बच्चे मुझे प्राप्त हुए हैं और बच्चों की जो इच्छा होती है और अधिक जानने की, उसके लिए मैं सतत प्रयत्नरत रही हूँ। मैंने बच्चों को इवन शोध पत्र तक बनवाया है। मैम, आपके अनुसार EFA की अवधारणाएं क्या है और इससे बच्चों के सर्वांगीण विकास की संभावनाएं कितनी है? भाई, स्कूल की जो अवधारणा है वो तो बहुत अच्छी है और स्पष्ट रूप से MLB जबलपुर में दिखाई देगी। प्रति शनिवार को जो वर्क हो रहा है, बच्चों की जो प्रस्तुतियाँ हैं, वो सर्वश्रेष्ठ कहूँगी मैं, क्योंकि मेरे यहाँ के जो बच्चे हैं उनको कोई किस्म से पहले ट्रेनिंग नहीं दी गई। उनको डायरेक्ट बोला जाता था कि बेटा पेंटिंग बनाओ, बेटा आज ये लिखना है, आज इस पर निबंध लिखना है या इस पर कविता आपको शो करना है। तो बच्चों ने तात्कालिक तैयारी की, तत्काल से उनको पेंटिंग बनानी थी। 2 घंटे के अंदर उन्होंने इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई। इससे बच्चों के अंदर की जो प्रतिभाएं है
वो पूर्ण रूप से बाहर आती हैं और बच्चे स्वतंत्र होकर खुश होकर अपने स्कूल में रहना पसंद करते हैं। आपके गुरु जो अविस्मरणीय हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? गुरु तो मेरे जीवन में सभी अविस्मरणीय हैं। आज गुरु की बदौलत ही मेरे में संस्कार आए हैं। लेकिन एक गुरुजी ऐसे जो प्रारंभ में ही मिले थे, प्राथमिक शिक्षा में शाजापुर में ही थे वो, और राष्ट्रपति पदक पुरस्कृत हुए थे, जिनका नाम है बद्रीनारायण जी व्यास जी। तो मेरा आपसे अगला प्रश्न है, क्या आपके विद्यार्थी जीवन की कोई रोचक घटना? रोचक घटनाएं तो काफ़ी रही, और विद्यार्थी जीवन में काफ़ी संस्कार प्राप्त किए मैंने, और ऐसी कोई रोचक घटना नहीं है जो केवल एक ही हो। अच्छे शिक्षक की क्या उपलब्धियाँ होनी चाहिए? अच्छे शिक्षक की उपलब्धि होती है कि सबसे प्रथम तो अध्यापक को एक अनुशासित होना चाहिए। अध्यापक यदि अनुशासित होंगे तो छात्र भी उन्हें देख करके अनुशासित होंगे, और अनुशासन ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, और अनुशासित बच्चे ही जीवन में आगे बढ़कर उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं। उपलब्धियों की हमारे जीवन में क्या भूमिका है? उपलब्धियों की हमारे जीवन में बहुत अधिक भूमिका है। सबसे प्रथम बात तो हमें अनुशासन तो रहना ही चाहिए। अनुशासित रहने के साथ साथ बच्चों को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। कला और शिक्षा किस प्रकार एक दूसरे से पूरक हो सकते हैं? बेटा, शिक्षा से तो बच्चों का मानसिक विकास होता है, तो मानसिक विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है, लेकिन कला के द्वारा बच्चों का संवेगात्मक और भावात्मक विकास होता है। तो बिना भावों के तो जीवन व्यर्थ है ना। अगर आपको किसी के ऊपर अत्याचार होते देखकर अगर गुस्सा नहीं आता है, या फिर देशभक्ति की कविता से आपके उत्साह का संचार नहीं होता है, तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कला भी आवश्यक है, और शिक्षा और कला एक दूसरे के पूरक। क्या स्टोरी टेलिंग बच्चों को शिक्षा देने का बेहतर माध्यम बन सकता है? हाँ, स्टोरी टेलिंग बच्चों को शिक्षा देने का बेहतर माध्यम बन सकती है, क्योंकि कहानियों से बच्चों की कल्पनाशीलता का विकास होता है। और बचपन में हम लोगों ने जो दादा दादी और नानी नानी से आज भी मुझे याद है, और शिक्षा मिलती है। सर, मेरा पहला प्रश्न ये है कि आपके बचपन में कोई ऐसी वाक़या या घटना जिसने आपको अधिक प्रभावित किया? हाँ, जब मैं छोटा था, 5th क्लास में स्कूल में था, तो मैं अंग्रेजी से बहुत डरा करता था, और जब अंग्रेजी का पीरियड लगा करता था तो मैं अपने बैग को पीछे लेकर चला जाया करता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जब भी मेरा नंबर आए तो बैग लग जाए। इतना मैं अंग्रेजी से डरा करता था। पर 6वीं में आया, 7वीं में आया, 8वीं क्लास में एक अच्छे शिक्षक का मुझे एक अच्छा मार्गदर्शन मिला। आपके शिक्षक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और BM द्विवेदी, BM द्विवेदी नाम था शिक्षक का, जिन्होंने मेरे लिए काफ़ी अच्छा मेहनत भी किया, और उन्होंने मुझे अपने घर भी बुलाकर और हमेशा अंग्रेजी में फोकस किया, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और ऐसे शिक्षक को मैं कोटि-कोटि नमन करता हूँ, कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल कर मुझे प्रदान किया, इसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। दुनिया में हो रही कई अनसुनी व अनदेखी कहानियाँ क्या सच हैं? चलिए जानते हैं हमारे EFS स्कूल के बच्चों के साथ। डू यू नो में सबसे ज्यादा अंग्रेजी बात बोली जाती है। आई नो, हमने भी पढ़ी है अंग्रेजी। A for apple. Do you know Apple कंपनी जहाँ सबसे ज्यादा भारतीय इंजीनियर हैं? I know. क्या हमारे भारत में नौकरी खत्म हो गई है? वहाँ जा के नौकरी करते हैं। Do you know हमारे देश में रेलवे विभाग में सबसे ज्यादा नौकरी है। 13 लाख लोग वहाँ पे नौकरी करते हैं। I know. तू निकल ले, तू रेल में ही बैठ के तू कहीं दूर तू मेघालय निकल ले। You know, मेघालय एक ऐसा स्टेट है जहाँ रेल नहीं चलती। I know. तो जो इतनी इंग्लिश पढ़ता है ना,
आप जानते हैं अभी ही हमने 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया है। इस वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन हमारे EFA स्कूल के बच्चों ने की अफ्रीका की सैर। जी हाँ, EFA भोपाल में एक्स्ट्रा चाइल्डहुड के बच्चों को कराया गया अफ्रीका का वर्चुअल टूर, जिसमें कक्षा 9वीं की छात्राएं मिली अफ्रीका में रहने वाली खुशी दुबे से। खुशी दुबे के साथ साथ मिलना हुआ अफ्रीका में रहने वाले 2 महत्वपूर्ण अतिथियों से, जिन्होंने हमें अफ्रीका की संस्कृति, कला, नृत्य, गायन, भोजन व लोगों के रहन सहन, तौर तरीकों के बारे में बताया। तो आइए देखते हैं इस सफर के कुछ खास पल इस स्पेशल प्रोग्राम में। यहाँ पे आज हेरिटेज डे है। तो जैसे इंडिया में हम लोग ट्रेडिशनल डे मनाते हैं, वैसे यहाँ हेरिटेज डे मनाते हैं आज। तो पुमजिले ने अपने कल्चर का ड्रेस पहना हुआ है। Heritage Day originates from Shaga Day, whereby the Zulu nation, where Shaga united all the Zulu clans. तो इतिहास के बारे में इन्होंने बताया कि जो ज़ुलू नेशन है, जो ज़ुलू राजा थे, उन्होंने सारे कबीले वालों को इकट्ठा किया, उनको एकजुट किया, बोला हम साथ में रहते हैं और हम अंग्रेजों के खिलाफ फाइट करेंगे, ठीक है, उनसे देश को आज़ादी दिलाएंगे। 1994 में जो यहाँ की सरकार थी, उसने बोला इसको हम एक नेशनल डे घोषित करते हैं। इस दिन हम आपका रहन सहन, पहनावा, खाना, ये सब सेलिब्रेट किया जाएगा। So South Africa has got a population of about 60 million, and out of the 60 million we are broken down into 11 official languages. तो वो बोल रहे हैं साउथ अफ्रीका की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 60 मिलियन के करीब है और साउथ अफ्रीका में 11 भाषाएं बोली जाती हैं। Generation to generation we form our own culture to add on the cultures that we have. We have different genres in terms of music and the other, the way they celebrate this day. So you find that different days, but since I'm a Zulu, I'm trying to show you a Zulu dance. I don't know whether you it's more like you dance like this. This is a Zulu dance. You dance like Okay. Yeah. Okay. हमने हमारे बचपन में कई महान व्यक्तियों के बारे में सुना है, उनसे जीवन जीने की प्रेरणा ली है। ठीक उसी तरह आपके जीवन में भी ऐसे कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत जरूर रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही कुछ प्रेरणा स्रोतों से और जानते हैं उनसे उनकी बचपन की बातें। आज़ादी का अर्थ है विचारों से, भौतिक रूप से, हमारी जमीन, हमारी सोच, ये सब आज़ाद रहे, हम जो करना चाहें कानून के दायरे में रहते हैं, सब करने के लिए स्वतंत्र रहे, ये मेरी आज़ादी का। सर, आपके हिसाब से बच्चों की देश के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? क्योंकि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि उसे जो काम सौंपा गया है उसे अच्छे से करें। बच्चों को काम सौंपा गया है कि वो अपना विकास करें, मानसिक, शारीरिक, तो वो सिर्फ उसी में ध्यान दें। मानसिक विकास के लिए अच्छी किताबें पढ़ें, कोर्स पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ें, शारीरिक विकास के लिए खेलकूद करें, व्यायाम करें, योग करें और अच्छा रिजल्ट लाएं, पढ़ाई लिखाई करें, सभी क्षेत्रों में उन्नति करें। सर, आपके लिए आज़ादी का क्या अर्थ है और यह आपके लिए क्या मायने रखती है? आज़ादी का सबके लिए अर्थ एक ही है और मेरे लिए भी लगभग वही अर्थ है कि अपनी वैचारिक स्वतंत्रता और ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि कभी आपको जो आप करना चाहें वो आप करें, मतलब जो नैतिक रूप से जो आपको उचित लगता है वो आप कर पाएँ, आपका कोई विशेष कोई दबाव आपके पास ना हो। और आज़ादी का मतलब इतना है कि आपकी स्वतंत्रता है और उतना ही आज़ादी का मतलब ये है कि आप दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर रहे हैं। मेरा बचपन खेलों में ही लिखा है। मेरे पिताजी स्पोर्ट्स ऑफिसर है इंडिया की, वो मेरे को ग्राउंड में ले जाया था और विभिन्न खेलों में पार्टिसिपेट के लिए दिखाते थे कि ये विभिन्न खेलें हैं, इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो उन्हीं से मैं इंस्पायर हुआ, उन्हीं से मैंने सीखा है। वो ग्राउंड पे ही रहा मेरा बचपन पूरा।
से एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक और खो-खो, कबड्डी, ये उनके साथ रहते हैं, सीखना बहुत। हर बच्चे के अंदर एक एक्टर, सिंगर, डांसर, पेंटर या कोई ना कोई कलाकार तो ज़रूर छिपा होता है। जैसे कि मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है, ठीक उसी तरह हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं ऐसे ही कुछ खास चुनिंदा कलाकार स्कूल सुपरस्टार में। आज मैं हमारे विद्यालय के स्कूल सुपरस्टार लक्ष्मण वर्मा से मिलाने जा रही हूँ, जिन्होंने नीट एग्ज़ाम को क्रैक किया है, 98% से किया है। तो कैसे किया है आप जानिए। लक्ष्मण, नीट को पास करने में आपके किन किन शिक्षकों का योगदान रहा? जब मैंने 10th चल रहा था तो उस टाइम पे मेरे को साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट नहीं था 10th से पहले। जब मैंने 10th में जब सारी चीज़ें प्रैक्टिकली देखी स्कूल में, हमारे साइंस के टीचर विनीता जैन मैम ने काफ़ी प्रैक्टिकली हर चीज़ को साइंस को बताया, जिस वजह से साइंस में इंटरेस्ट मेरा आया और उसी वजह से मैंने 11th में साइंस लिया और काफ़ी आगे अच्छा रहा। जो भी अगर रिजल्ट आए उसको कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने, अगर कम आए तो अगली बार अच्छा प्रयास करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर 12th में अगर कम परसेंट बनते हैं तो हो सकता है आगे ज़िंदगी में हर जगह कोई ना कोई मोड़ पर कोई ना कोई परीक्षाएं होती हैं और उस असफलता को आगे वाली सफलता के लिए मोटिवेशन माने। कहते हैं किसी काम को करने का दिलचस्प तरीका ढूंढ लिया जाए तो काम करने में दुगना मजा आता है, जैसे कि गाने सुनते सुनते घर के सारे काम करना। ठीक वैसे ही हमारे EFS स्कूल के बच्चों ने पढ़ाई करने का दिलचस्प तरीका ढूंढ लिया है। तो आइए जानते हैं सब्जेक्ट टॉपिक में। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जैसे नींबू, संतरा आदि, क्षार किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे या कसीले होते हैं, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं, जैसे साबुन आदि। अम्ल और क्षार में अंतर। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ऊतक। ऊतक के दो प्रकार होते हैं, विभाज्य ऊतक, स्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक वे ऊतक हैं जो पौधे में वृद्धि में सहायक करते हैं तथा विभाजन में भी सहायक करते हैं, उन्हें हम विभाज्य ऊतक कहते हैं। स्थायी ऊतक ये एक विशिष्ट प्रकार के ऊतक हैं जिनमें तो विभाजन की क्षमता नहीं होती है, किंतु यह विभाज्य ऊतक से ही बने होते हैं। कहते हैं ना कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उनके मन को जानना हमारे लिए बहुत आसान होता है। आपको क्या लगता है? तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हम लेकर आ रहे हैं मन की बातें, जिसमें हम जानेंगे बच्चों की मन की बातें और उनके विचार। मैं आपको क्रिकेट की बात में अपनी मन की बात बताना चाहता हूँ। मैं बड़ा होकर एक खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं किसी ट्रेनिंग सेंटर में प्रवेश ले सकूँ। इसलिए मैं टीवी में देखकर और दोस्तों के साथ इस खेल को खेलकर इस खेल की बारीकियों को समझने की कोशिश करता हूँ। मुझे ज्ञात है कि इस खेल को खेलने के लिए शारीरिक दृष्टि से तंदुरुस्त एवं फुर्तीला होना आवश्यक है। आज हम देख रहे हैं लगातार हो रही पेड़ों की कटाई को देखते हुए कितना गंभीर की बात है कि ना वर्षा समय पर हो रही है और ना ही धूप समय पर निकल रही है और ना ही ठंड समय पर आ रही है। दुख का कारण है हमारे कई सालों में 3 ऋतुएं ही होती हैं, जिसमें कि हर ऋतुओं को 4-4 महीने प्राप्त हैं और हम देख रहे हैं कि आज वर्षा होनी चाहिए है जून से लेकर अक्टूबर के बीच में, किंतु नहीं होती है। जानकारियाँ जो हम रोज सुबह उठकर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं, गूगल व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सर्च करते हैं, तो ऐसे ही कुछ खास जानकारी लेकर आ रहे हैं हमारे EFS स्कूल के बच्चे ज़रूरी जानकारी में। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में 17 सितंबर 2022 को अफ्रीकन से आए अफ्रीकन चीते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा छोड़े गए। रोचक तथ्य ये है कि पूरे भारत में चीते विलुप्त प्रजाति में पाए जाते हैं
तो लेकिन अब ये हमारे जिले श्योपुर में भी पाए जाते हैं, तो इससे हमारे श्योपुर जिले का विकास होगा और पर्यटक में भी विकास होगा। धन्यवाद। हर किसी का अंदाज थोड़ा अलग होता है, कोई एक्टिंग में तो कोई डांस में अच्छा होता है, किसी को गाना गाना तो किसी को कहानी सुनाना पसंद होता है। ठीक उसी तरह हमारे EFS स्कूल के बच्चों का भी अपना एक अलग अंदाज है। तो चलिए देखते हैं इनके अलग अलग अंदाज अपना अपना में। छंद की हम आपको दो परिभाषा बताएंगे। एक परिभाषा है कि जिस छंद मतलब छंद ऐसा मतलब मान सकते हैं कि जिसमें मात्राओं और या वर्णों की गणना की जाती है। और अगर स्टैंडर्ड डिफिनेशन चाहते हो तो ये है कि चरण, मात्रा, यति, गति, लुक, तुक, छय छंद से सुगठित रचना को छंद हम कह सकते हैं। और छंद दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मात्रिक छंद, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू आगे है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्जी दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा, स्वामी देना साथ हमारा। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, कैसी ये अनहोनी हर आँख में है नम। ओ मेरे वतन, प्यारे वतन, तुझको सत सत नमन, ये दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। ओ मेरे वतन, प्यारे वतन, तुझको सत सत नमन, ये दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। तू ही मेरा धर्म, तू ही मेरा करम, दिल ये मेरा पुकारे वंदे मातरम। ये मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, यह शुभ दिन है हम सबका, फहरा लो तिरंगा प्यारा। तुम भूल न जाना उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए थे उनकी जरा याद करो। भारत की संतानें हैं, भारत सबकी माता है, इसका मान बढ़ाने हेतु जीना मरना आता है। हम भारत की संतानें हैं, भारत सबकी माता है, इसका मान बढ़ाने हेतु जीना मरना आता है। पंचतत्व के इस घर को प्रभु जीवन मूल्यों से भरना, मन बुद्धि और प्राण आत्मा बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हम
देश की स्वाधीनता पर आँच तुम आने न देना। तुम न समझो देश की स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पी कर ही खिली है। मस्त सौरभ रूप या जो रंग फूलों को मिला है, यह शहीदों के उबलते खून का ही सिलसिला है। बिछ गए वे नींव में दीवार के नीचे गड़े हैं, मैल अपने शहीदों की छातियों पर ही खड़े हैं। मन का विश्वास वो मेरा साहस भरता है, चढ़ता गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दुनिया सिंधु में। स्कूली जीवन में हर एक बच्चे का अपना एक अलग लक्ष्य होता है। बहुत से बच्चे अपना करियर मीडिया में बनाना चाहते हैं, और बात की जाए मीडिया की तो मीडिया में बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। तो इसलिए आज हम बात करेंगे क्रिप्स कॉलेज के मुकेश सर से। हेलो। गुड इवनिंग सर, मैं अंकिता बाजपेयी क्लास 12 से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। जी जी पूछें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से सुनिएगा सर। जी। मेरी रुचि कहानी और कविताएं लिखने में है, मैं इस विषय में अपना करियर कैसे बना सकती हूँ? जी, जैसा आपने कहा कि आपकी रुचि लिखने में है और कहानी या कविताएं लिखते हैं, तो सबसे अच्छा जो आपके लिए करियर हो सकता है वो क्रिएटिव राइटिंग में हो सकता है। जी सर। तो क्रिएटिव राइटिंग की आजकल बहुत डिमांड है, जहाँ पर कि मार्केटिंग और प्रमोशनल उसमें जब हम इस तरह के कुछ भी कंटेंट्स लिखने होते हैं एजेंसीज को या कंपनीज को, तो वहाँ पर दे कॉल्ड क्रिएटिव राइटर्स। तो रचनात्मक लेखन की दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है सर। सर क्वेश्चन नंबर सेकंड, सर मैं मीडिया में करियर बनाने के लिए 12th में कौन सा विषय लेना चाहिए, मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, अगर आपको मीडिया में करियर बनाना है और अगर आप फाइन आर्ट्स विषय के साथ जाते हैं तो फाइन आर्ट्स विषय एक अच्छा विषय है। हाँ। और अगर आप उससे 12th करते हैं, साथ ही उसके साथ जो ग्रेजुएशन होता है BFA, बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स, तो ये वाली शिक्षा जो है डेफिनेटली आपको आपके करियर निर्माण में हेल्प करेगी। ओके सर। सर क्या लड़कियां भी मीडिया में कैमरामैन या एडिटर के तौर पर काम कर सकती हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि अब आजकल ऐसा नहीं रहा, बल्कि मैं कहूँगा कि आजकल इवेंट और मीडिया में जो है वो गर्ल्स कैमरा पर्सन की डिमांड और काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि कई बार ऐसे फंक्शंस होते हैं या ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि स्पेशली विमेन के लिए रिस्ट्रिक्टेड होते हैं या विमेन इन्वॉल्वमेंट के होते हैं, और वहाँ पर अगर मेल कैमरा मैन जाता है तो वहाँ पे वो लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो इसलिए इन दिनों जो है काफ़ी ऐसी डिमांड्स आती हैं कि दे आर नीडिंग द कैमरा पर्सन एज ए फीमेल। तो लड़कियों के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा। सर अगर किसी विद्यार्थी को फिल्म निर्माण में अपना करियर बनाना है तो उसे क्या करना चाहिए और इसकी पढ़ाई कहाँ से होती है? जी, अगर हम फिल्म निर्माण की बात करें तो फिल्म निर्माण एक बहुत ही क्रिएटिव विषय है, जिसके लिए एज सच कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट या कोई प्रारंभिक शिक्षा तो नहीं है। ये सबसे पहली चीज़ निर्भर करती है आपकी रुचि और आपके अनुभव पर। अगर आपको कलर्स से काम करना, फिल्म, टीवी सीरियल और ये सब देखना पसंद है और उस तरफ अगर आप रुझान रखते हैं, कैमरे से काम करने लगते हैं, तो आप फिल्म निर्माण की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो 12th तक तो रुचि के आधार पर, परंतु आगे की पढ़ाई के लिए फिर हमारे पास बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। जैसे भोपाल में एक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट है, पॉलिटेक्निक वीडियोग्राफी डिपार्टमेंट में। उसके अलावा एक क्रिस्प संस्थान है या मानस भवन पर, वहाँ पर बहुत अच्छी इस तरह की शिक्षा दी जाती है। उसके अलावा कई सारी यूनिवर्सिटीज आ गई हैं, जैसे पीपल्स यूनिवर्सिटी है, सेज यूनिवर्सिटी है, ऐसे कई सारी यूनिवर्सिटी हैं। प्लस राष्ट्रीय स्तर पे भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जैसे FTI है पुणे में, और ऐसे कई इंस्टीट्यूट हैं जो फिल्म निर्माण के लिए एक बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स ऑफर करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। EFS स्कूल के चटपटी खबरों में आज बस इतना ही। आज के बुलेटिन में हमने जाना EFS स्कूल में चल रही गतिविधियों के बारे में।
ऐसे ही कुछ खास जानकारी के लिए जुड़े रहें आप हमारे चैनल के साथ। हमारी इस छोटी सी पहल के लिए आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें।